नमस्कार, मैं पूनम शर्मा। देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम नारायणी नमः में आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी के साथ ही मैं अपने सभी सहयोगियों का आभार भी प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी योगदान दिया है। पवन, रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, JKJ ज्वेलर्स, आशीष ग्रुप, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीकर, गैलेक्सी एनक्लेव, GDML पटवारी PG महिला महाविद्यालय सीकर, शेखावाटी डिफेंस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड चिड़ावा, MD सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा, गोल्डन वाटर पार्क खाटू श्याम जी, कार्यालय नगर पालिका खाटू श्याम जी सीकर, इन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। JCRC यूनिवर्सिटी, गीतांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अजीतगढ़ सीकर, MSDA चरक कायाकल्प हॉस्पिटल सीकर, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी सीकर, खाटू ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खाटू श्याम जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मारुति अनुकंपा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, किसान गौ सेवा समिति खाटू श्याम जी, कान्हा शर्मा हॉस्पिटल, A यूनिट ऑफ कुंडू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अनूठे और सफल आयोजनों के इस क्रम में आज न्यूज़ 18 राजस्थान लेकर हाजिर है नारायणी नमः। यह अभिनव आयोजन है राजस्थान की उन असाधारण महिलाओं के नाम जिन्होंने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी, निरंतर डटी रही और आखिरकार सफलता को उन्होंने हासिल कर लिया। जी हाँ, संघर्षों से जूझकर अपने बुलंद हौसलों से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए संकल्पबद्ध होकर डटी रहीं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के साथ ही हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया और समाज के लिए जीता जागता उदाहरण बन गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महिलाओं का सम्मान का मंच ही है नारायणी नमः। अब मैं आग्रह करूंगी न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर इनपुट अमित भट्ट से कि आप मंच पर पधारें और अतिथियों का स्वागत करें। न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पर वैसे भी एक परंपरा रही है, पुराणों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी का पूजा की जाती है वहीं पर ही देवताओं का निवास भी होता है। ये अलग बात है कि कालांतर में वक्त के साथ में जो परिस्थितियां हैं वो कुछ बदली हैं, लेकिन हमारे सामने आज ये मिसाल है सामने कि खुद महिला सशक्तिकरण की जो प्रतिमूर्तियां हैं वो आज हमारे सामने हैं। और कहते हैं नर में नारायण है और नारी नारायणी है, तो उस नारायणी को नमः करने का हमें आज मौका मिला है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भट्ट इस खास कार्यक्रम नारायणी नमः के महत्व को बताने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कई नारायणियाँ हैं, उनका मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, अगला सेशन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हौसलों की उड़ान, क्योंकि हौसलों की उड़ान की वजह से ही आज इतनी नारी शक्तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अपने सहयोगी न्यूज़ 18 राजस्थान के चीफ रिपोर्टर सुधीर कुमार शर्मा को, और इस सेशन में उनके साथ चर्चा के लिए खास मेहमान होंगी हमारे राजस्थान पुलिस की तेज तरार पुलिस अधिकारी सुनीता मीना जी। अब मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। संघर्ष से सम्मान और उपलब्धियों से पहचान, यही हौसलों की उड़ान होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान नारायणी नमः कार्यक्रम के जरिए ऐसा ही सम्मान करने जा रहा है और हमारे बीच में राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी सुनीता मीना, जो अभी वर्तमान में निर्भया स्क्वाड की लीडर हैं एक तरह से, और गरिमा हेल्पलाइन का पूरा नोडल का काम ये देखती हैं, वो हमारे बीच में। स्वागत है सुनीता जी आपका। सुनीता जी चित्तौड़ से आती है और चित्तौड़ से निकलकर राजधानी जयपुर तक पहुंची, राजस्थान विश्वविद्यालय तक पहुंची और 1997 में महासचिव का चुनाव लड़ा और भारी मतों से इन्होंने। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है आपसे सुनीता जी, छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति का जो रास्ता होता है वो छात्र राजनीति होती है और उसमें सक्रिय राजनीति में जाते हैं, लेकिन आपने
छात्र राजनीति भी की और फिर पुलिस प्रशासन की ओर पहुँच। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकाम होता है जब राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे संस्थान से चुनाव लड़े, महासचिव बने, लेकिन आप राजनीति में नहीं गई, आप पुलिस सेवा में चली गई। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीतने के बाद में डेफिनेटली छात्र राजनीति में बहुत कुछ करने का मौका मिला और मैं प्रदेश में कार्यकारिणी महिला की अध्यक्ष भी रही। उसके बाद में मैंने कहा एक चांस लेना चाहिए लाइफ में, जो सपना है उसे पूरा करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाने के लिए मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया और मैं प्रथम प्रयास में ही सेलेक्ट हुई। तो उसके बाद मैंने अपना आरपीएस की लाइन चूज़ की और मैं आपको दिल से बात बताना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक पुलिस वाली बनकर बहुत खुश हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि अगले 7 जन्म में आप क्या बनना चाहती हैं, तो मैं अगले 7 जन्म में भी पुलिस वाली ही बनना चाहती हूँ। आप चूँकि पुलिस अधिकारी हैं और ख़ास बात यह है कि जब पुलिस में आई और पुलिस में पुरुषों का बोलबाला ज़्यादा है, आपको कितनी मुश्किलें सामने आई? क्योंकि नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो नारी तभी बराबर होगी जब पुरुष और अर्धनारीश्वर में जब तब्दील होगी, सब चीज़ें तब होगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि कितनी मुश्किलें आपको इस जॉब में आ रही है? बिल्कुल, पुलिस की जो नौकरी है वो बहुत चुनौतीपूर्ण नौकरी है, चाहे वो पुलिस के जवान के लिए हो, चाहे महिला ऑफिसर के लिए हो, दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। 24 घंटे की नौकरी रहती है, कब आपको बुलाया जाएगा इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो ये दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है और एज ए महिला मेरे को इसमें काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अधिकारियों ने बहुत साथ दिया, जनता ने बहुत सपोर्ट किया, और जब आप कोई काम शिद्दत से करते हो ना तो पूरी कायनात आपका साथ देती है, ये मैंने देखा है। तो परेशानियां जो होती हैं वो अपनी आप निकल जाती हैं, परेशानियां आती हैं लेकिन निकल जाती हैं, और आप अपने काम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपना 100% दे पाते हो, और शायद यही कारण है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। यही वजह है कि आपने अभी तक 939 प्रशस्ति पत्र एसपी से लेकर डीजीपी तक आपको नवाज चुके हैं इससे, इन कामों से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत रिसर्च की है, दैट्स गुड। तो आप अभी गरिमा हेल्पलाइन की नोडल अधिकारी हैं। जब एक फ़ोन कॉल आपके पास आता है, किसी लड़की का फ़ोन आता है, किसी छात्रा का फ़ोन आता है और वो अपने आप को किसी मामले में बेबस पाती है, छेड़छाड़ कोई कर रहा होता है, आप किस तरह से डील करती है उस पूरे मामले को ताकि जल्दी से जल्दी उस तक सहायता पहुँच जाए जो पीड़िता है? बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी निर्भया स्क्वाड जो आपने नीली वर्दी में आपने देखी होगी, ये लेडी पुलिस ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है, जो कि मोटरसाइकिल पर सायरन बजाते हुए सभी जगह लगातार राउंड करते हुए आप देखते हैं। ये लगभग 200 पॉइंट हमने चिन्हित किए हुए हैं, उन पॉइंट्स पर रहती हैं और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ही शुरू करती हैं अपना पार्क के चारों तरफ, जहाँ पर मूवमेंट करती हैं कि कोई महिला अगर घूम रही है तो उससे साथ कोई छेड़खानी ना हो। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, क्योंकि जहाँ पर महिला यानी कि हमारी बच्चियाँ जाती हैं वो ड्रॉप आउट ना हो, उसके लिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ हम जाकर शुरू करते हैं अपना ऑपरेशन रोमियो। यानी कि जितने भी मजनू हैं, जितने भी आशिक मिजाज लड़के हैं जो हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को तंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उन्हें पकड़कर हम अंदर डालते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपसे संपर्क कैसे किया जाए, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो कैसे निर्भया को याद कर सकता है, तो 1090 आप ही के लिए बनी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें हम आपकी पहचान को गोपनीय रखते हैं। हम किसी को नहीं बताते कि हमें फ़ोन किसने किया था, और उस व्यक्ति को जो आपको तंग कर रहा है उसे उठा के सलाखों के पीछे डालते हैं, और अगर पाबंद करने का मामला है तो पाबंद करते हैं। अगर आप कहते हैं कि पुलिस मेरे घर नहीं आनी चाहिए तो पुलिस आपके घर भी नहीं आएगी, आप जहां कहेंगे पुलिस वहां आकर आपसे मिलेगी। केवल आप फ़ोन से बात करेंगे तो फ़ोन से भी आपकी समस्या का समाधान होगा। तो यानी सारी चीजें पुलिस आपके द्वार पर है, बस जरूरत है एक फोन कॉल की। तो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो महिला सशक्त कैसे, क्या को दास बनाने से होगा या किसी और तरीके से या बराबरी करने के से? आपके नज़रिए में क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल से ही महिलाएं सबला रही हैं। महिलाएं शक्तिशाली थी, महिलाएं शक्तिशाली हैं और महिलाएं शक्तिशाली हमेशा रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्तियों को भूल गए,
और यही कारण है कि हम लोग बिना बात ही बेबस हो रहे हैं, बेचारे हो रहे हैं और खामेखा सामने वाला इस बेचारगी का फायदा उठा रहा है। हमें सशक्त बनना है तो उसके लिए सिर्फ हमें ये करना है, और वो ये हमारा ये मानना है कि जब तक महिला इस मुद्रा में यानी कि मांगने की मुद्रा में जिएगी ना, अपने बेटे पर, अपने पति पर, अपने पिता पर अगर निर्भर रही तो उसका शोषण होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हर महिला इस मुद्रा में यानी कि देने वाली मुद्रा में आए, और जब वो देने वाली मुद्रा में आ जाएगी कि तो इस दुनिया की कोई ताकत उसका शोषण नहीं कर पाएगी। तो महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कहाँ से हो? फिर महिला सशक्तिकरण की शुरुआत मेरे घर से हो। मैं अपनी बेटी को और अपने बेटे को बराबर पालूं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बेटी को बेटी ही कहूँ, बेटी को बेटा नहीं कहूँगी, क्योंकि बेटे का अपना अस्तित्व है, मेरी बेटी का अपना अस्तित्व है। मुझे मेरी बेटी को वो उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए उसने जन्म लिया है, उस मुकाम तक उसको पहचानना है, उसको पहुंचाना है। वो मेरी और हम सब की, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि बेटी को अगर हम उस मुकाम तक लेके जाएंगे तो कल बेटी इस आसन पे मौजूद होगी, कल बेटी हमारी कृष्णा पूनिया मैडम जैसी होगी, कल बेटी हमारी मंत्री बनेगी, कल बेटी हमारी एयरफोर्स में जाएगी। बेटी क्या नहीं कर सकती, तो मेरी बेटी को शक्तिशाली बनाएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे। से शुरुआत हो इसकी सबसे पहले, ये बहुत जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो कहाँ से शुरुआत करें इसकी, ये सवाल हो गया। लेकिन समाज और पुरुष की नज़र में वो कैसे बराबरी का हिस्सा पाए, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ी कड़ी है, समाज से ही सारा परिवार और परिवार से समाज निकलता है। किस तरह से कहेंगे कि सशक्तिकरण महिलाओं का सामाजिक रूप से हो? बिल्कुल, महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक रूप से हो, ये बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं को साथ देना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें समाज को विकास कर देना है, अगर इस जयपुर को विकास देना है, इस देश को विकास देना है, इस विश्व को विकास देना है, तो महिला और पुरुष को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जिस घर में महिला और पुरुष साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, उनका खुद का विकास रुक रहा है। तो पुरुषों को ये सोचना पड़ेगा कि अब महिला को साथ लेना जरूरी नहीं, मजबूरी भी है। नहीं लेंगे तो पूरे घर का विकास खत्म, यानी पुरुष की मानसिकता में बदलाव लाना बेहद जरूरी होगा। बेहद जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे थे सशक्तिकरण की। वैदिक काल में नारी सबला थी या अब अबला है? वही बात, नारी सबला थी, अबला तो है ही नहीं, हम तो है ही शक्तिशाली। मैं फिर कह रही हूँ, अपनी शक्ति को पहचानिए। हनुमान जी सारे जाग जाइए और सब जाग जाइए और अपनी शक्ति को पहचान कर वो मुकाम आप पकड़ें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, आप हकदार हैं। और सपने जरूर देखिए, किसी की भी मतलब जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हमें अपनी शर्तों पे जीना है। जिस दिन हर महिला अपनी शर्तों पे जीना शुरू कर देगी ना, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। हम अगर दूसरों की शर्तों पे जिएंगे तो हम घुटन भरी जिंदगी जिएंगे। सपने जरूर देखिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला मजबूत रखिए और अपने सपनों को पंख दीजिए, और जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हैं उस मंजिल को पाकर ही रुकिए। तो सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नारायणी नमः कार्यक्रम में आप आई और जो काम आप कर रही हैं समाज में एक दिशा देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।